नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएसजे 2022 जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है, उससे संबंधित जो माइनर एक्ट 9 माइनर एक्ट हैं उनको हम बारी बारी से देखते चले आ रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखकर एक्सप्लेन करते हुए आपको एक ही वीडियो में एक एक्ट को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आज जिस हम एक्ट का अध्ययन करेंगे वह है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, आज उसी पर चर्चा करेंगे और प्रयास यही रहेगी कि इस तरीके से बताया जाए कि आपका सारे सेक्शन टच हो जाएं। इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर हों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। जो बालक होते हैं, और बालक होता कौन है, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उन पर लैंगिक हमला करना, उनका लैंगिक उत्पीड़न करना, अश्लील कार्यों के लिए उनका प्रयोजन करना, इन सब कार्यों को अवैध करार करते हुए जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको दंडित करने के लिए और बालकों को इस प्रकार के कृत्य से बचाने के लिए ही इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम में इन्हीं सब अवैध कार्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और बहुत कठिन दंड का प्रावधान किया गया है। आइए हम इस पर आगे जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि किस किस प्रकार के हम अवैध कार्य हैं, उनके कितने कठोरतम दंड दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी जो स्वीकृति मिली थी वह 19 जून 2002 को 19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आइए इस पर चर्चा अध्ययन करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे आपका सारा कवर हो जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण डेट है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, तो 19 जनवरी 2012 को यह पारित किया गया। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का क्रमांक संख्या कौन सा है। तो क्रमांक संख्या आप लिखेंगे, क्रमांक संख्या यह 32 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार है, तो इसका भी विस्तार कहाँ है, अब संपूर्ण भारत में। डेट आपको याद होगी कि 31/10/2019 से यह अब संपूर्ण भारत पर, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा हो गया, तो जो भी नियम अधिनियम है, विधियां हैं, वो संपूर्ण भारत पर लागू होने लगी। ये डेट कौन सी है, 30/10/2019। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रवृत्त, यानी प्रवृत्त कब हुआ, 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, 19 जून 2000, ये दोनों डेट याद रखिएगा, राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली और 24 नवंबर 2012 से यह प्रवृत्त हो गया। ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है, कोई भी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ये दोनों डेट जरूर इसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इसमें कुल 9 अध्याय हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो धाराएं हैं इसकी, उसमें 43, कुल मिलाकर सारी धाराएं कितनी हैं, 43। इसमें कुल 43 धाराएं हैं। ठीक है, तो अध्याय याद रखिएगा कि 9 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है, इस किस में दिया गया है, अध्याय 2 में। जब हम इसका प्रथम एक एक अध्याय पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर समझते जाते हैं। प्रारंभिक अध्याय फर्स्ट में क्या दिया था कि इसका विस्तार और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, वो धारा 2 में बताई गई हैं, वो आप देख रहे होंगे, हर अधिनियम में बताया गया है। ठीक है, अब जो बालकों के विरुद्ध अपराध है वह धारा 2 में उल्लेखित है कि उसमें कैसे प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, उसके लिए दंड क्या है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक क्या है, उसके लिए दंड क्या है, लैंगिक हमला क्या है, उसके लिए दंड क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गुरुतर लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। जो परिभाषा है इसकी क्या है, धारा 2 के ए में किया गया है। और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक क्या है कि किसी भी बालक के साथ जो
कहीं किसी कार्यालय में या किसी जेल में बंद है या किसी हॉस्पिटल में है या कहीं भी जो एक कार्यरत है, उसके किसी अधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा या संस्थान के संचालक द्वारा या किसी भी वहाँ के मानहत के द्वारा कोई अवैध कृत्य किया जाता है और उससे उस बालक को क्षति होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है। ठीक है। और गुरुतर लैंगिक हमला किस सेक्शन में है, तो आप देखेंगे कि इसके सेक्शन में बताया गया, इसी धारा में, धारा 9 में इसके बारे में चर्चा की गई है और धारा 10 में इसके दंड का प्रावधान है। परिभाषा इसमें है 2 के क में और धारा 9 में इसको क्या किया गया है, इसके बारे में कि यह हमला होता क्या है और इसका दंड किस में दिया है, 10 में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। बालक संबंधित अश्लील साहित्य को किस में परिभाषित किया गया, धारा 2 के घ में। ठीक है, अश्लील साहित्य मतलब कि जो भी बालकों से संबंधित अश्लील साहित्य मतलब फोटो, क्लिप, वीडियो आदि बनाता है, उससे संबंधित यह है। ये महत्वपूर्ण है कि बालक संबंधित अश्लील साहित्य को किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये संशोधन जरूर याद रखिएगा, 2019 में बहुत संशोधन हुए हैं, कई प्रयोजनों में दंड का जो लेवल है उसको बढ़ाया गया है। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, धारा 2 के 6 में इसकी परिभाषा दी गई है और लैंगिक हमला को किस में बताया गया, धारा 7 में। ठीक है, और लैंगिक हमला क्या है कि किसी भी बालक पर गलत तरीके से टिप्पणी करना, गलत तरीके से कोई चीज़ उस पर हमला करना, अश्लील कृत्य करना, उसी सब के बारे में बताया गया है कि उस पर मतलब लैंगिक हमला करना, और उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 8 में दिया गया है। अभी हम आप आगे पढ़ेंगे। थोड़ा यह चैप्टर जो है ये एक मानवीयता से पढ़ाने, अब शिष्य के नाते तो बताना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ये बहुत अजीबोगरीब शब्दों का इसमें यूज हुआ है। ठीक है, उसे हम अवैध कृत्य के नाम से बुलाएंगे, पूरा नहीं पढ़ सकते। अगला प्रश्न है हमारा कि विशेष लोक अभियोजक परिभाषित है, तो किस सेक्शन में परिभाषित है, धारा 2 के अंग में। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 के अधीन यही कि बालक होता कौन है, तो 18 वर्ष से कम जिसकी उम्र होती है वही क्या होता है, बालक। लैंगिक अपराधों से मतलब ये इस अधिनियम से बालक से क्या विपरीत है, वही चीज पूछ रहा है। वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो सब क्या है, बालक। प्रवेशन लैंगिक हमला, अब ये बहुत ही खतरनाक की परिभाषा है। ठीक है, इस किसमें किया गया, धारा 3 में। मतलब जो भी दुष्कृत्य किए जाते हैं, जिसमें निर्भया कांड आपने सुना होगा, या जो भी अश्लील हरकतें होती हैं वो उसी में इसका प्रावधान किया गया है। प्रवेशन नाम से आप समझ सकते हैं। अगला है कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड होगा, ये बहुत कठिन दंड का प्रावधान है कि 10 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा और जो कि आजीवन कारावास तक दंड हो सकता है, और जुर्माना दोनों से ही। ठीक है, ये दोनों से ही दंडित किया जाएगा। और याद रखिएगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब आजीवन कारावास हो सकता है, और जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक, ये 18 वर्ष से कम कोई बालक, लेकिन अगर वह बालक की उम्र 16 वर्ष से कम है तो वो जो सजा दी जाएगी वो 10 वर्ष नहीं, न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास होगा या आजीवन कारावास होगा। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, बालक और 16 वर्ष से कम बालक के संबंध में दंड का प्रावधान है। वही प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान, ये जो दंड दिए गए हैं किस में बताया गया, धारा 4 में। अगला प्रश्न है कि अगर कोई लोक सेवक किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कहा जाता है, वही बात जो हमने ऊपर चर्चा की थी, उसे क्या कहते हैं, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, इसे किस धारा में बताया गया है, धारा 5 में, और धारा 6 में इससे दंड का प्रावधान है। ये भी बहुत कठिन दंड इसमें दिया गया है, अभी हम देखेंगे। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह व्यक्ति गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यदि वह प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में चला जाएगा जबकि बालक कैसी श्रेणी का हो, बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर एक से अधिक बार या बार बार 12 वर्ष से कम, याद रखिएगा, जो 12 वर्ष से कम उम्र का बालक होगा उसके साथ जो प्रवेशन लैंगिक हमला भी होगा वह भी किस श्रेणी में चला जाता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में चला जाता है। जो कोई, वही बात इसमें कही गई है कि जो कोई
ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा कि 12 वर्ष से कम। किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह धारा 5 अंगा के लैंगिक अपराधों से बालकों का इस अधिनियम के 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। यह कहा जाता है किसमें, कितने वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से कम, याद रखिएगा। का एक पुलिस ऑफिसर एक बालक पर उस पुलिस थाने में, मैंने बताया गुरुतर लैंगिक हमला के बारे में बताया कि कोई भी पुलिस अफसर, कोई संस्थापक, किसी जिसके अंडर में वह व्यक्ति हो, वह बालक हो, उसके साथ अगर कोई दुष्कृत्य करता है तो उसी को ही क्या कहते हैं, गुरुतर लैंगिक हमला। तो यह एक पुलिस ऑफिसर एक बालक पर उस महिला थाने में, पुलिस थाने में जहां उसकी नियुक्ति है, वह क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला। यानी किसी भी बॉडी पार्ट में किसी हद तक कोई लीगल या इनलीगल चीज़ का प्रवेश कराता है, अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं, उसी हम कार्य को ही प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। ठीक है। और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन यह दंडित किसमें किया गया है, धारा 6 में। ठीक है। और बहुत कठोर दंड है, आइए देखते हैं। जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करता है या नग्न प्रदर्शन करता है, वह कौन होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का भागीदारी, दंडकारी होगा। ठीक है। गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया, धारा 6 में। परिभाषा धारा 5 में, दंड का प्रावधान 6 में। अब देखो दंड क्या मिलता है, देखिए कितना क्रूर और खतरनाक दंड है, और यह कृत्य भी क्रूर है, तो इससे भी अधिक दंड देना ही उचित है। न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब इसमें अंतर समझिएगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला में न्यूनतम 10 वर्ष और आजीवन कारावास तक हो सकता था, लेकिन अगर 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के साथ करते थे तो 20 वर्ष तक का। और इसमें पहले ही कर रहा है कि जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसमें दंड का प्रावधान 20 वर्ष का कारावास है, और जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने से भी। लैंगिक हमले के लिए दंड होगा न्यूनतम 3 वर्ष, जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है। ठीक है। और लैंगिक हमला को किसमें परिभाषित किया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं कि लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान किसमें दिया गया है, धारा 8 में। और लैंगिक हमले के बारे में किसमें बताया गया है, वह धारा 7। ये दोनों सेक्शन याद रखिएगा, 7 में हमला और 8 में दंड। गुरुतर लैंगिक हमले का प्रावधान कहाँ किया गया है, धारा 9 में। ठीक है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला था जो धारा 5 में परिभाषित था, और 6 में उसका दंड था। ठीक है। लैंगिक हमला 7 में, उसका दंड 8 में, और गुरुतर लैंगिक हमला का प्रावधान 9 में है। और 10 में, धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान है। और वह दंड क्या होगा कि न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास, जो कि 7 वर्ष का होगा। लैंगिक हमला करता है तो न्यूनतम 3 वर्ष का, जो कि 5 वर्ष तक का हो सकता है। लेकिन गुरुतर लैंगिक हमला करता है धारा 9 के अनुसार, तो धारा 10 में, ये धारा 10 बताती है कि उसे न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का वह जुर्माना होगा, दंड का भागीदारी होगा। कोई प्रश्न लैंगिक आशय जिससे अंतर विलिप्त है होगा किसमें, तथ्य का प्रश्न। ये सभी फैक्ट जो हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ आया तो हम सोचे यही बता दें, क्वेश्चन आंसर से अच्छा यही फॉर्मेट रहेगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का मतलब, इस अधिनियम की किस धारा के अंदर, लैंगिक उत्पीड़न, वही जो किसी के साथ अदृश्य चीज़ें, अश्लील हरकतें करे, दिखाए, वीडियो बनाए या पिक्चर दिखा के उसे अभिनोहित करे, वही लैंगिक उत्पीड़न है। उसे किस में परिभाषित किया गया है, धारा 11 में। और उसके दंड का प्रावधान किस में किया गया है, धारा 12 में। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितने अवधि का कारावास की सजा होगी, 3 वर्ष एवं जुर्माना। जैसे लैंगिक हमले का अपराध है उसमें केवल 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कर सकते थे, इसमें क्या होगा, लैंगिक उत्पीड़न में धारा 12 के अंतर्गत 3 वर्ष तक का और जुर्माना भी। एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है जिससे उसका पति वहां उपस्थित छात्रा से बलात्कार कर सके, उसका आपराधिक दायित्व क्या है। ये आईपीसी से भी संबंधित होके बनता है। वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की कौन सी धारा, धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण। यहाँ भी वही दुष्प्रेरण का अर्थ है कि आचरण द्वारा, षड्यंत्र द्वारा या उकसाए जाने के द्वारा भी, जो हम लोग आईपीसी की धारा 107 में पढ़ते नहीं, उस दुष्प्रेरण वही चीज़ है। यहाँ पे भी उसी सब चीज़ों से दुष्प्रेरण यहाँ भी किया जाता है, षड्यंत्र के द्वारा, उकसाने के द्वारा और किसी आशय के द्वारा। अगला है कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है, वही बात किसमें है, 3 वर्ष
किसमें बताया गया था? 12 सेक्शन 12 में। किस अध्याय में अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग उसके लिए दंड का प्रावधान है? यह कौन सा है? अध्याय 3 में। ठीक है, जो कि किस सेक्शन में है अभी आप हम देखेंगे? 13 में। जो कोई किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शित करता है वह दोषी होगा अश्लील प्रयोजन के प्रयोग के लिए। जो किस में बताया गया है? यह धारा 13 में। ठीक है, धारा 13 में, याद रखिएगा। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का उपबंध वह कौन है? किस में है? धारा 14 में। बहुत कठिन दंड इसमें भी दिया गया है। और बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री, जो भंडार करता है इस अश्लील सामग्रियों का, उसका किसके दंड का प्रावधान किसमें दिया गया है? धारा 15 में। धारा 14 के तहत अश्लील प्रयोजन के लिए दंड क्या है? न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से। ठीक है, याद रखिएगा। कितने? 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से। और अश्लील सामग्री का जो भंडारण है धारा 15 में जिसका उल्लेख है, उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? न्यूनतम 5,000 का जुर्माना। अगला है आपका प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2005-12 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड है? किसमें है? धारा 17 में। महत्वपूर्ण है यह, याद रखिएगा ये सेक्शन। पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 19 के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है? रिपोर्ट करना। जो इस प्रकार की कृत्य होगी उसका रिपोर्ट किसके किया जाएगा? वह धारा 19 में बताया गया है। ठीक है, थाने के भार साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना अभिलिखित नहीं किया कि क्या उसने कोई अपराध किया है, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, किस अपराध को कारित करने के लिए दंड का किसी अपराध, कोई भी अपराध अगर होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किस में है? धारा 18 में। ठीक है, और रिपोर्ट की किस में बताया गया? धारा 19 में। पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित किया गया है? तो मिथ्या परिवाद और मिथ्या सूचना के लिए दंड का प्रावधान धारा 22 में दिया गया है। ठीक है, और यह कैसा दंड होगा? धारा 22 के तहत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड होगा 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है कि मीडिया के लिए प्रक्रिया का प्रावधान। यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है कि मीडिया किस प्रकार से इस संबंध में अपना रोल प्ले करेगी, वह धारा 23 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है धारा 22(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है, जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसमें बताया गया है? धारा 22 के खंड 2 में। ठीक है, जो क्या बताता है 22 धारा कि मिथ्या परिवाद मिथ्या सूचना के बारे में। ठीक है, और धारा 23 क्या कहती है? मीडिया की रिपोर्ट। बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी नहीं होगा। किसमें? वर्दी में। जब भी बालक का कोई अभिकथन लिया जाएगा तो जो पुलिस कर्मी होगा वो वर्दी में नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है। किसी बालक को किसी भी कारण से पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। कब? रात्रि के समय। इसके बारे में भी इस एक्ट में बताया गया है। धारा 23 की उपधारा 1 और 2 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड होगा न्यूनतम 6 मास का, जो 1 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों का। और धारा 23 संबंधित किससे थी? मीडिया की प्रक्रिया से बताता था इसमें। और जो इस प्रकार का उल्लंघन करता है उसे न्यूनतम 6 मास और 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह इस अधिनियम के अंतर्गत बालक के कथन किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित किए जाएंगे? तो जो बालक उस समय अभिलिखित कराता है, जो कथन देता है, वह धारा 24 के अंतर्गत। ठीक है, और लेने वाला पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। किस अध्याय में बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है? किसमें? धारा 6 में। और सेक्शन अध्याय 6 और सेक्शन 24। धारा 24 के तहत बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारण निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। और कौन करेगा? उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। यानी ये भी है कि उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून नहीं होना चाहिए।
और लैंगिक इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सी शर्तों का पालन बालक का परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए। जो परीक्षण की जानी चाहिए वो कौन कौन सी? बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहां वह साधारणतः निवास करता है अथवा उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाना चाहिए। जहां संभव हो बालक का बयान, वही बात कि उप निरीक्षकों की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, और जो वर्दी भी न पहने हो। ये सब कंडीशन किसमें है? धारा 24 में बताई गई है। अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी समय बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में ना आवे। यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा उसे। अब वही बात पूछ रहा है कि लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे को कथन को अभिलिखित करने वाला अधिकारी क्या होगा? उप निरीक्षक पुलिस के पंक्ति के अन्यून नहीं होगा, महिला होगी, वर्दी में नहीं होगी। इस अधिनियम की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी धारा 25 ये बताती है कि जो बयान दर्ज होगा वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न में से किसके द्वारा पदाभित किया जाएगा? धारा 28 क्या बताएगा? विशेष न्यायालय के बारे में बताता है। और किसके द्वारा पदाभित किया जाएगा? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। जो राज्य सरकारें होंगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर बनाएंगी। यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा कहाँ? विशेष न्यायालय द्वारा। इसका उल्लेख कहाँ है? धारा 28 में। राज्य सरकार द्वारा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सलाह पर। वही बात रिपीटेड है, कहाँ होगा? विशेष न्यायालय द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां जो होंगी वो किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से। ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट करेगा वह किसके अंतर्गत? धारा 25 के अंतर्गत। और जब बालक के बयान को अभिलिखित किस में किया जाएगा? 24। वो जो करता है अन्वेषण अधिकारी, जो कि एक महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, वर्दी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो ऊपर हमने देखा था उसके बारे में। लेकिन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन होगा वह धारा 25 में बताया गया है। बालक की चिकित्सीय परीक्षा, यानी जो बालक इस कृत्य से दंडित मतलब उच्छेद होगा, उसका जो चिकित्सीय परीक्षण होगा वह धारा 27 में उसका प्रावधान किया गया है। धारा 28 के तहत त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को अभिहित करेगी। एक विशेष न्यायालय होने के लिए वह कौन होगा? सेशन न्यायालय। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा का प्रावधान है, यानी आपराधिक मनोस्थिति बता रही है, और किसमें इसका प्रावधान किया गया? धारा 30 में। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। CRPC में भी हम इसको पढ़ते हैं। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। कौन बनता है विशेष लोक अभियोजक? जो न्यूनतम 7 वर्ष तक वकालत की हो। विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य के अभिलेखन के बारे में किस अध्याय में प्रावधान है? विशेष न्यायालयों की धारा अध्याय 8 में। बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु की अवधारणा के मामले में प्रक्रिया के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है? धारा 34 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका। बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए जो अवधि दी गई है वह 30 दिन, यानी जो साक्ष्य आप लेंगे और मामला का जो निपटारा होगा वो 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि का जो प्रावधान दिया गया है जो 30 दिन है, तो धारा 35 में बताया गया है। कहाँ? सेक्शन 35 में।
साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाया प्रावधानित है कहाँ, धारा 36 में। ठीक है, मामले की अवधि जो होगी वो 35 में बताया गया है और 36 में अभियुक्त को न दिखाना गया बताया गया। और धारा 37 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मामला जो संचालन होगा, सभी प्रकरण का मामला वह कहाँ होगा, बंद कमरे में।